बिहार को भारतीय राजनीति के जातीय एस्पेक्ट का एक नॉर्थ इंडिया में कर्मस्थल कहा जाता है, जहाँ पर जातीय क्रांति हुई। हाल ही में जो कपूरी ठाकुर जी को जो भारत रत्न दिया गया, वो भी इस बात का एक साक्षी है कि सामाजिक न्याय के लिए बिहार एक कर्मभूमि मानी गई। तो आज हम ब्रीफ में बिहार की जातीय राजनीति का इतिहास देखने की प्रयास करेंगे। जैसा मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि भारत में जातियां सदैव स्थायी नहीं थी, इतना मुझे ज्ञान है। बहुत सी जातियों ने अपने शौर्य बल से, अपने क्षात्र बल से क्षत्रिय का दर्जा प्राप्त करने का प्रयास किया और कई जातियां अन्य वर्णों की तरफ आगे बढ़ी। अगर हम भारतीय इतिहास का अध्ययन करें, और क्षत्रिय स्टेटस जो है वो सबसे ज़्यादा उसको ऑक्युपाई किया गया नई जातियों के अपने शक्ति के बूते पर। और जाति पहले से ही भारतीय राजनीति की एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट था, जो कि इसको डेमोक्रेटाइज भी करती थी। जब जातियां आपस में आती थी कॉन्टेक्स्ट में, राजा के साथ विज विज, और साथ ही साथ ये इसको एक्सक्लूजनरी भी बनाती थी, मतलब फ्यूडल जो इसमें एलिमेंट था वो भी इसको लाती थी, डबल काम करती। जब ब्रिटिशर्स ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर मतलब 1857 की लड़ाई के बाद जब एनालिसिस किया वॉर का, युद्ध का, क्यों उनको खतरा पैदा हुआ, तो उनको ये कंक्लूजन पहुंचा कि जातीय एकता जो है, मतलब जातीय जो यूनिट्स हैं हिंदुओं की, ये दिक्कत खड़ी कर रही है बहुत ज़्यादा। और फिर उन्होंने जातीय व्यवस्था को टारगेट करने का प्रयास किया, जिसके दोनों अच्छे और बुरे कॉन्सिक्वेंस होते हैं और होने भी चाहिए। फिर उन्होंने ये पाया कि ब्राह्मण एक ऐसे लोग हैं जो कि हर जगह, चाहे सेना हो, चाहे अन्य क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, उसमें हिंदुओं को लीडरशिप प्रदान करते हैं, तो उनको भी टारगेट करना है। तो आज जो हम ब्राह्मणवाद को जो गालियां सुनते हैं, इस कॉन्सेप्ट को खड़ा करने में अंग्रेजों का बड़ा योगदान है, जो कि लिबरेटरी भी है। मैं नहीं बोलता कि बहुत से समाज सुधारकों ने इसका नाम ले लेकर के अपने वर्गों को ऊपर उठाया, पर सच्चाई ये है कि जो वर्ग ऊपर उठा है उसने ऊपर आकर के अपने नीचे वाले वर्ग को, जो सो कॉल्ड ब्राह्मणिज्म के सपना उन्होंने देखा था या इसकी आलोचना उन्होंने की थी, उसी तरीके से उनको दबाया है, जो आज बिहार में आज भी हो रहा है। कुर्मी, क्योरी, जो कि पहले मध्यम वर्ग में आते थे और उनके ऊपर राजपूत और ब्राह्मण में भूमिहार बैठते थे, तो जब जब लैंड रिफॉर्म हुए, कास्ट पॉलिटिक्स चली मॉडर्न टाइम में, और वो सशक्त हुए, तो उन्होंने अपने नीचे जो और कमज़ोर जातियां आ रही थी, नाई आ रहा है, बढ़ई आ रहा है, और जातियां आ रही है, या अनटचेबल्स आ रहे हैं, उनको दबाया, उनके साथ वही व्यवहार हो रहा है, और खुद को क्षत्रिय क्षेत्र स्टेटस जो है क्लेम किए। पर आलोचना के लिए ब्राह्मणवाद ही इसकी डेफिनेशन। और मजे की बात है, उसमें एक जाति जुड़ जाती है और उसको व्यक्तिगत भी हो जाता है। तो अंग्रेजों की जातिगत राजनीति को फोकस करने की वजह से और जातीय विभेद को आगे लाने की वजह से पूरे भारत में जाति संगठन बन रहे थे। जैसे कि दक्षिण भारत में हमने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का नाम सुना, जो ओबीसी जातियों ने शुरू की थी दक्षिण भारत की। इसी तरह से बिहार में भी कुर्मी सभा, किरोरी सभा, यादव सभा, और बाद में दलितों में पासवान सभा बन गई थी आज़ादी से बहुत पहले। और वो उस तरह से इकट्ठे होकर के अपने हितों के लिए लड़ रहे थे, और वो मांग साथ में ये कर रहे थे, आप हैरान होंगे, रिजर्वेशन से पहले, कि उन्हें क्षत्रिय का दर्जा दिया जाए। जिस तरह की हिमाचल के कोली भी आज़ादी से पहले पंजाब हाई कोर्ट में क्षत्रिय के दर्जे की मांग कर रहे थे कि हम क्षत्रिय हैं, हमें क्षत्रिय बनाया जाए, क्योंकि उस वक्त समाज में यही आगे बढ़ने का एक तरीका था। पर जैसे ही रिजर्वेशन की व्यवस्था आई 31 के बाद, जब जनगणना हो गई, उसके बाद तो फिर लोगों को जब उसके बेनिफिट्स का पता लगा, तो बहुत से लोगों ने उस ऊपर होने वाली संस्कृताइजेशन को तो रखा सामाजिक स्तर पे, पर राज्य के सामने गरीब होने की का क्लेम किया, उसको छोड़ा नहीं है। बहुत बड़े वर्ग ने उसको छोड़ा नहीं है, बल्कि उसको क्लेम कर रहा है समाज में, परंतु राज्य के सामने पिछड़े होने का वादा कर रहा है। विशेषकर ये पिछड़ी जातियों के लिए तो बिल्कुल सत्य है। हाँ, जो दलित कॉन्शियसनेस है, जो बिल्कुल नीचे दबी हुई है, उन्होंने जरूर मूल निवासी का कॉन्सेप्ट निकाला, एक रिवर्स
संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, पर वो भी कितना कामयाब है। विशेषकर अगर हम देखें, जो जातियाँ दलितों में सक्सेसफुल हुई है नॉर्थ इंडिया में, चाहे वो जाठव हो, चाहे पासवान हो, जितना मर्जी हम बोल लें, जितना मर्जी बुद्धिज़्म का उन्होंने साथ में वो लगाया हुआ मतलब एस्पेक्ट, पर बहुत से लोग धीरे-धीरे संस्कृताइज़ हो रहे हैं और अपना स्टेटस समाज में ऊपर उठा रहे हैं, उस वर्ग की जो एलीट है विशेषकर। और तो ये अब ये कुर्मी, क्योरी और ये सभाएँ बन जाती है, और फिर आज़ादी के बाद जब मॉडर्न डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स आता है, तो कांग्रेस पार्टी शुरू में इनको उतना कैटर नहीं कर पाती। उसका वोट बैंक अपर कास्ट और राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, और नीचे जो है उसका वोट शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम होता है। बीच का ये बहुत बड़ा चंक वो छोड़ देते हैं। तो इसको फोकस करते हैं राम मनोहर लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण जी, राम मनोहर लोहिया विशेषकर, जो बोलते हैं कि 60% टिकटें जो हैं वो हमें बैकवर्ड कास्ट को देनी चाहिए। और इसमें बेसिकली जो थोड़ी सी बैकवर्ड कास्ट में जो थोड़ी अपवर्ड पावरफुल कास्ट्स होती हैं, बिहार में 4 जो जातियाँ हैं, कुर्मी, क्योरी, यादव और बनिया जो है, वो सबसे पहले इस चीज़ को टैप करती है, क्योंकि उनमें वो वेर विदल भी था, थोड़ी स्ट्रेंथ पहले भी थी। और फिर जो लैंड रिफॉर्म और लैंड सीलिंग एक्ट लगते हैं बिहार में, बड़ी-बड़ी स्टेट्स राजाओं की बंद हो जाती है, राजपूतों की, भूमिहार की, बड़े-बड़े ज़मींदारों की, तो वो जब टूटती है तो नीचे आ जाती है, और मजबूरी में उन राजपूतों को या उन बड़े-बड़े ज़मींदारों को अपनी कुछ ज़मीनें जो हैं, अपने से इमीडिएट नीचे वाले जो उनके खेतों में काम कर रहे लोग हैं, उनको बेचनी पड़ती, और उन्हीं के पास लेने की क्षमता भी होती है। जो उनसे नीचे के जो बैकवर्ड कास्ट्स हैं, उनके पास ये क्षमता नहीं हो पाती, एससी के पास नहीं हो पाती। वो तो बेचारा लैंडलेस रह जाता है, पर ये कम्युनिटियाँ क्योरी, कुर्मी और यादव, बनिया, ये ले लेती हैं लैंड को, और लैंड होल्डिंग वाली बन जाती हैं। और सब्सिक्वेंटली जब ये जातीय कॉन्शियसनेस और बढ़ती है बिहार में, तो आप देखते हैं इसका रिफ्लेक्शन आना शुरू हो जाता है। शुरू के जो सीएम है वो कौन होते हैं, बाद में जब सीएम 60s-70s में कर्पूरी ठाकुर जैसा व्यक्ति सामने आता है, और कर्पूरी ठाकुर अपने आप में बड़ी मज़ेदार बात है, वो एक नाई समाज से हैं, जो कि बैकवर्ड कास्ट में भी पिछड़ा बैकवर्ड कास्ट है। पर मज़े की बात है, थे वो नाई समाज से, उनको वो लीडर रहे, उनकी काफ़ी प्रतिष्ठा भी रही, पर उनके कार्यकाल में जो फॉरवर्ड या तो मोर पावरफुल जो ओबीसी जातियाँ, ये 3-4 जातियाँ थी, ये मैक्सिमम बेनिफिट कॉर्नर करती हैं, मतलब अपना को मोर मोर स्ट्रॉन्गर बना देती है एज़ कम्पेयर टू नाई और दूसरी जातियों के लिए। हालाँकि सब्सिक्वेंटली कर्पूरी ठाकुर फार्मूला आता है, जिसमें कि एक परसेंटेज और कुछ परसेंटेज जो है रिज़र्वेशन का डिवाइड करके पिछड़ी ओबीसी जातियों की रख दिया जाता है, और कुछ अगली जातियों को रख दिया जाता है। इस तरह से उसका डिवीज़न हो जाता है। तो मतलब जाति के अंदर रिज़र्वेशन ओबीसी में आ जाता है। ये भी कर्पूरी ठाकुर का योगदान होता है। पर नॉनदलेस ये शक्तियाँ, ये पावरें, क्योरी, कुर्मी और यादव जो है सत्ता पे आ जाते हैं, और फिर सब्सिक्वेंटली इसका स्प्लिट होता है। यादव जो है वो लालू प्रसाद यादव की अध्यक्षता में यादवाइजेशन कर लेते हैं, और जो ये कुर्मी है वो अ, क्यूरी और कुर्मी जब थोड़ा पीछे महसूस करते हैं, तो फिर वो इकट्ठे होकर के नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज जो क्रिस्टलाइज बिहार में राजनीति हो रही है, उसका उसको एक दिशा प्रदान करते हैं। तो और संस्कृताइजेशन के एंगल पे देखें तो आज भी क्योरी खुद को कुशवा कहते हैं, कुश के वंशज मानते हैं, और कुर्मी लव के वंशज, राम भगवान राम के पुत्र लव के वंशज स्वयं को मानते हैं। यादव जो स्वयं को श्री कृष्ण से जोड़कर देखते हैं। तो संस्कृताइजेशन भी चला हुआ है। सिमल्टेनियसली स्टेट के सामने खुद को बैकवर्ड भी दिखाया जाता है। और जो बनिया जाति है, उसके विषय में मुझे उतना इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। किसी को पता हो बिहार की क्या राजनीति है उनमें, वो भी बताए, है ना? और भूमिहार जाति भी एक, तो फिर ऊपर की जाति आ गई। फिर एक जो पासवान दलितों में बड़ी एक्टिव निकल जाती है, और वो शुरू से ही, क्योंकि वो सिक्योरिटी गार्ड, वॉचरमैन टाइप होते हैं, वो आज़ादी से पहले ही अपनी पासवान सभा बना लेते हैं, और इसलिए वो अपने हितों के लिए सक्षम होते हैं। आज़ादी के बाद वो जो दलित बेनिफिट्स हैं मैक्सिमम पासवान कवर कर जाते हैं, और वो आगे निकल जाते हैं। और आज भी हम देख रहे हैं बिहार में सबसे जो लीडिंग जाति है वो पासवान है। और कर्पूरी ठाकुर का ही फार्मूला नीतीश कुमार ने बिहार में दलितों की लागू करने की कोशिश की, और उन्होंने एक महादलित का कॉन्सेप्ट दिया शुरू में 2006-7 में। उसमें दुशाद को, मतलब पासवान को बाहर कर दिया, और बाकी जातियों को अंदर रखा, क्योंकि वो थोड़े आगे थे। पर सब्सिक्वेंटली अब हम देखें 15-20 साल के बाद अब वो टूट गया है, और दोबारा पासवान उसमें शामिल हो गए, क्योंकि सभी पासवान डेफिनेटली सारे आगे नहीं होंगे। तो उस मजबूरी से उनको दोबारा से वो भी महादलित में शामिल हो चुके हैं। तो और बोलने का मतलब ये है कि बिहार में निरंतर जो है कास्ट की राजनीति ने मोबिलाइजेशन को बढ़ाया है। और हाल ही में जीतन राम मांझी, जो कि सबसे पिछड़े, सबसे डाउन जो समाज में ऐसी कम्युनिटी आती है,
उसको मुशाहर जाति को रिप्रेजेंट करते हैं और वो भी सीएम बने। अब उनका ये है कि वो जाति गया और इसके आस-पास कुछ इलाकों में सिमटी है, तो उसकी एक्सपेंशन की पावर्स थोड़ी कम है, पर नॉनदलेस वो भी एक एक्टर बने। और पासवान जाति का संस्कृताइजेशन देखें तो उनके भी एक चुहार बाबा हैं, जो कि मध्यकाल के उनके एक पुरुष हैं, जो कि ब्राह्मण कन्या से विवाह करते हैं या क्षत्रिय राजपूत कन्या से विवाह करते हैं, और फिर वो अपने ससुर को भी हराते हैं और साथ में मुगलों से भी टक्कर लेते हैं। तो उस तरह की जो एक मतलब कंसेप्शन, वो संस्कृताइजेशन भी साथ में चल रही है। तो बिहार में इस तरह चर्निंग हो रही है। और मैं ये सोचता था पहले कि बिहार में लैंड रिफॉर्म बिल्कुल ही नहीं हुई और अपर कास्ट के पास ही ज़मीन रह गई, पर ये मेरी सोच मुझे पता लगा गलत है और पर्कुलेट हुए, पर वो मिडिल पेजेंट्री के पास, इन 4 पेजेंट्री के पास आकर के ज़मीन रुक गई। और कायस्थ एक और जाति जिसके पास बहुत ज़मीन है, और बहुत से ज़मींदारों को, राजपूतों को, ब्राह्मणों को अपनी ज़मीनें बेचनी पड़ी, क्योंकि एक तो गवर्नमेंट का प्रेशर आ गया, एक्सेस लैंड होल्डिंग को बेचना पड़ा। दूसरा, वो शहरों की तरफ भाग गए बिहार में या बाहर, अपने बच्चों को पढ़ाने में इन्वॉल्व हो गए, तो उन्होंने जिस लमसम रेटों पे अपनी ज़मीनें बेचनी शुरू कर दी। क्यों? और वो दूसरा, उनकी लेडीज़ उनके समाज में काम नहीं करती थी खेत में, तो ऐसे भी उनके लिए लेबर कलेक्ट करना और मुश्किल हो गया। तो बिहार में अपर कास्ट्स का क्षेत्राइज़ेशन हो गया, मतलब सॉरी अर्बनाइज़ेशन हो गया। वो अर्बनाइज़ हो गई कास्ट, और लैंड उनका इनडायरेक्टली कम हो गया लैंड, क्योंकि उनका इंटरेस्ट लैंड से हट गया। ऐसा भी हुआ, और मोर ओवर उनकी माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हुई बाहर। जो टैलेंटेड लोग थे वो चले गए, भाग गए। तो इस तरह की एक बिहार की राजनीति की चर्निंग मुझे मिली, और मेरा कंक्लूजन ये है, जब तक बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं आएगा, जो जो एग्रीकल्चर बेनिफिट थे वो तो पर्कुलेट कर गए। अगर हम कुर्मियों के भी खेत छोटे करेंगे तो वो लैंड इतना अनवाइबल हो जाएगा कि नीचे ना तो नाई को कुछ मिलेगा, ना धोबी को कुछ मिलेगा, ना नीचे एससी कम्युनिटी के लोगों को कुछ मिल पाएगा। इसके बजाय अब सरप्लस जनरेट करने के लिए बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन, कोऑपरेटिव फार्मिंग या टर्शरी सेक्टर या टूरिज्म, इस तरह की चीज़ों को अगर इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, तो तब तक ये बिहार में जो रियल सोशल जस्टिस है वो सिर्फ राज्य नहीं ला सकता, उसकी एक लिमिटेशन है, गरीबी को बिल्कुल खत्म नहीं कर पाएगा वो। लीगल इक्वालिटी की कोशिश करे, पर अगर इकोनॉमिकली मतलब लोग प्रॉस्पेरस नहीं है, तो फिर अपॉर्चुनिटी नहीं है उनके जीवन में, तो वो उतनी कामयाब नहीं रहेगी। किसी वर्ग को मिलेगी भी तो किसी विशेष सेक्शन को ही मिलेगी। तो रियल अपलिफ्ट बिहार का तभी होगा जब इसमें कल्चरल, टूरिज्म संबंधी, इंडस्ट्रियल ये एस्पेक्ट आएंगे, अर्बनाइजेशन बढ़ेगी, तो शायद फिर ये सही मायनों में कंप्लीट सोशल जस्टिस की तरफ हम, मतलब एक नए लेवल की सोशल जस्टिस की तरफ हम टॉक कर सकते हैं। धन्यवाद।